जह चक्केण यचक्की चखण्डं साह्यम् अवीक्षेण तह मयि चक्केण मया चखण्डं साह्यं समम्। अभी तक 10 गुण स्थानों पर हमने चर्चा की है। बहुत अंतराल हो चुका है, इसलिए ये सोचा है कि 10 गुण स्थानों को 10वें नहीं 10 गुण स्थानों को एक सरसरी नजर से हम पुनः देख लेते हैं। लेकिन ये रिकैप रिव्यू जो हम कर रहे हैं विगत प्रकरण का एक थोड़े से नए अंदाज में कर लेते हैं। और बेशक इसमें यह लगेगा कि हम वी आर अचीविंग समथिंग न्यू, नया कुछ अचीवमेंट हो जाएगा, नया प्रमेय मिलेगा और हार्द मिलेगा हमको गुणस्थान की फिलॉसफी का। तो एक दो पीरियड जिस पर लेने का मेरा भाव है 10 गुण स्थानों पर, एंड देन फिर 11 गुण स्थानों ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। देन लेट्स सी कितना टाइम उसमें लगेगा। 10 गुण स्थानों पर थोड़ी सी चर्चा करनी है अभी हमको। इसमें 10 गुण स्थानों को हमको 3 दृष्टि से देखना है: बंध, उदय और सत्ता। हर एक गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी प्रकृतियों का उदय होता है और कितनी प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती है, चर्चा इसकी करेंगे हम। इसके लिए एक बहुत अच्छे से चार्ट बनेगा। जितनी भी चर्चा चलेगी अपनी, चार्ट बनाते रहिए। चार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए डबल पेज वाला ले लीजिए आप। सिंगल पेज से काम नहीं बनेगा। प्रिफरेबली उसको आड़ा रखिए नोटबुक को, तो ठीक होएगा। 4 कॉलम्स बनेंगे इसमें, जिसमें पहला कॉलम एकदम छोटा चाहिए, आधे इंच का, 1 इंच का, जिसमें केवल गुण आप इतना ही लिख सके। वैसे पहला कॉलम गुणस्थान का बनना है, गुणस्थान का गुणस्थान लिखा जाए। लेकिन मैं सोच रहा हूं गुणस्थान इस शब्द को भी कहां तक लिखा जाए, इतना बड़ा लिखने की क्षमता हो तो ओके, देन गुणस्थान ये पहला कॉलम बनेगा। फिर क्रमशः इसके नीचे हम 14 आड़े कॉलम्स बनने वाले हैं, उसके हम क्रमशः नाम लिखते जाएंगे जैसे आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड कॉलम बनेगा अपना, मतलब पहला मूल का कॉलम, अभी जितनी स्पेस बची है ना अपनी, उस स्पेस को बाय 3 करना है। बंध, उदय और सत्ता। इसमें यह लिखना है बंधने योग्य प्रकृतियां, उदय में आने योग्य प्रकृतियां और सत्ता में रहने योग्य प्रकृतियां। ऐसा प्रॉपरली लिखेंगे हर एक गुणस्थान में। जैसे पहले गुणस्थान की चर्चा चलेगी, जैसे गुणस्थान 1 लिखना है, लिखना हो तो मिथ्यात्व ऐसा पूरा गुणस्थान भी लिख सकते हैं, अप टू यू। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में हमें यह देखना है अभी पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बनती है, उदय में कितनी आती है और सत्ता में कितनी पड़ी रहती है। इस प्रकार अपन तीनों की चर्चा अभी करते जाएंगे 14 गुणस्थानों में। और अब हम पूरी चर्चा करेंगे गोपाल दास जी बरिया की जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से। बड़ा जबरदस्त विवेचन उन्होंने किया है मूल ग्रंथों के आधार से, एक सारभूत बात उन्होंने ली है। एंड 101 पेज से हमारा प्रकरण चलेगा। एक्चुअली 101 पेज आपको खोलना है। हाँ, गुड। अभी पहले मैं टेबल प्रारंभ करने के पूर्व मैं थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 टर्म्स की मैं बात करूंगा। कौन कौन से 3 टर्म्स की बात मैं कर रहा हूं? बंध, उदय, सत्ता। क्या है बंध, उदय, सत्ता, उसकी भी मैं बात करता हूं। वैसे पहले भी कभी चर्चा मैंने की ही होगी। एक प्रसिद्ध उदाहरण कुंद स्वामी ही अपने समय सार के शायद 173 गाथा होना चाहिए, देखना चाहिए, 2-3 गाथों का सेट है। उन्होंने बंध, सत्ता और उदय को समझने के लिए बेहतरीन एक उदाहरण दिया। वे ये कह रहे हैं, उनको समझाना यह है कि बंधने के काल में कर्म
भोगा नहीं जा सकता। सत्ता में पड़ा कर्म भी भोगा नहीं जा सकता। उदय में आया हुए कर्म को भोगा तो जा सकता है, लेकिन भोगने में समझदारी नहीं हुआ करती। इसीलिए उसको भोगना कि नहीं भोगना, ये उपयोग के प्रयोग अनुसार तय होगा। मतलब ये ज्ञानी पर तय होगा, मतलब उसकी दृष्टि तय करेगी उसको भोगना कि नहीं भोगना। आई मीन टू से उसके पुरुषार्थ तो पुरुषार्थहीनता तय करेगी भोगना कि नहीं भोगना। समझ में आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छी भाषा में वहीं पर एक बात कही है, एक सिंपल उदाहरण उन्होंने दिया है। जैसे शादी हुई लड़की की, वो 3 गाथें पठनीय है मूल तो। शादी हुई तो लड़की जब घर में आई तो उसकी उम्र कुल 10 साल की थी, बंधने योग्य। बंध गए एक प्रकार से, अभी उपभोग्य नहीं है। भोगना कि नहीं भोगना का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। अभी केस 1, केस 2 तब तक साथ में ही रह रहे। अभी पहले जमाने में तो इतनी कम उम्र में तो ससुराल में भेज भी देते थे। तो अभी ससुराल में आई है, लेकिन अभी भी वो भोग नहीं सकता है। शादी के टाइम में तो भोग नहीं सकता था, अभी शादी होने के बाद 1 साल 2 साल भी हो गया, अभी घर पर ही फिर भी नहीं भोग रहा है उसको। ना भोग सकता है और ना एक ही कमरे में रखा जाता था दोनों को। वो रहती माँ बाप के ही, मतलब सास ससुर के ही साथ रहती थी लड़की, कोई पति के साथ नहीं रहती थी। दोनों केस में सत्ता में पड़ी है तो भी वो अनुपभोग्य है, मतलब भोगने योग्य नहीं है। और जब मैच्योर हो जाए 18 साल की, तब समाज के द्वारा स्वीकृत हो गई है, परिवार के द्वारा उसका भोग स्वीकृत हो गए। अभी कोई लोक निंदेपना नहीं रहेगा। समदभद्र स्वामी आदि आचार्यों ने इसको ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार में डाल दिया। अपनी स्वयं की विवाहिता को भी अल्प, मतलब बाला, अति बाला से विवाह करना, उसको भोग करना, इसको अति आसक्ति में डाल दिया है। एनीवे ये तो प्रकरण सहज कूद पड़ रहे हैं, मुझे तो 3 बातें बतानी है। बंध, सत्ता, उदय। में इसको बहुत अच्छी भाषा में ऐसा भी कह सकता हूं, बंध का तात्पर्य कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह में आकर रुक जाता है। प्लीज मैं उसको बहुत अच्छी भाषा में कहूं, बंध और उदय को बताने के लिए। बंध कर्म और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सॉरी, जीव और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बंध, और उदय कर्म और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध। गेटिंग, फिर से नई बात दिमाग में आई है। ये कह रहे हो जैसे कर्म बंद हुआ तो जीव ने राग द्वेष किया तो कर्मण वर्गण कर्म रूप हुई, तो मैं जीव को निमित्त कह रहा हूं कारण, और कर्म को कार्य कह रहा हूं नैमित्तिक। अब जब उदय में आएगा तो केस बदल जाएगा। जैसा उदय आएगा, जो आयु का उदय आएगा वही जीव भोगेगा। तो देन कर्म इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो फिर जब उदय में कर्म आएगा तो कर्म होगा निमित्त, कर्म और जीव के बीच का निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा समझना। एनीवे मैं सत्ता को भी और थोड़ा समझाता हूं, एक न्यू अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं इस केस में। अच्छे विद्वान भी जब पूछते हैं तब मुझे पता चलता है। आबादा काल और सत्ता में क्या फर्क है, बोल सकोगे? आबादा काल और सत्ता में क्या फर्क है बताता हूं मैं। लोग जनरली कुछ अर्थ ही नहीं समझते, बट अर्थ महान है। आबादा काल एक कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड मतलब जितना भी कर्म एक समय में बंधा, उस एक समय में बंद कर्म का कलेक्टिवली एक ही आबादा काल होता है। कॉमन मतलब मुझे ये कहना था, एक ही आबादा काल होता है उनका। जैसे मान के चलो एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बन हुई, तो एक कोड़े कोड़ी सागर की स्थिति बंद के लिए 100 वर्ष का आबादा काल बताया गया है। 100 वर्ष तक कोई कर्म ही उदय में नहीं आएगा। गेटिंग? 100 वर्ष के बाद धीरे धीरे कर्म उदय में आएगा, वो भी क्रमशः आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि एट ए टाइम कुछ होगा, वो ग्रेजुअली निषेक रचना क्रम की रूल से ही आएगा। अब मुझे ये कहना है, वो जब तक स्थिति पूरी नहीं होती है तब तक उदय में आता रहता है, और पूर्ण स्थिति खत्म हुई फिर उदय में आना बंद होता जाता है। मुझे ये कहना है व्हाट इज सत्ता। सत्ता मतलब जो अंतिम कर्म करना था
अंतिम कर्म भी नहीं खिरा था, तो नहीं खिरने की स्थिति, दैट वाज सत्ता फॉर इट, दैट वाज नॉट आबादा काल। आबादा काल वो कलेक्टिवली सब चीज की बात थी जिसमें कुछ भी नहीं खिरता था, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा खिरने लग गया, तो आबादा काल तो खत्म हो गया। अलग अलग कर्म के पैकेट्स का अलग अलग आबादा काल नहीं हुआ करता, फिर उनकी स्थितियां हुआ करती अलग अलग। क्लियर हो रहा है? तो फिर मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एनीवे, मीनवाइल जाते जाते मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस कराया तीनों टर्म से, बंध, उदय और सत्ता। जाते जाते अब गुणस्थान एक हमको देखना है, मिथ्यात्व गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां कितनी, और उदय में आने योग्य कितने, और सत्ता में रहने योग्य कितने। इसके साथ साथ और एक काम करना है, टेबल बनने के साथ साथ कुछ एक रूल्स दूंगा, वो एक टेबल के कहीं सेकंड पेज पर रूल्स बनेंगे उसके, उसको नंबरिंग प्रॉपर होना चाहिए। कुछ रूल्स पहले ही लिख लीजिए। बंधने योग्य प्रकृति कितनी हुआ करती है? 146। ऑब्लिक संक्षिप्त शैली बोलो 120। वो कैसे? 146 में से स्पर्श रसगंध वर्ण में ही यदि उनकी 20 पर्याय को आप गर्भित कर लीजिए, 20 की प्रतिनिधि के रूप में 4 में देखो तो 16 वे डिडक्ट हो गई, और 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात में 5 शरीर को रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, क्योंकि सब अविनाभावी है, एक कहा तो बाकी का समझना है, तो वे 10 डिडक्ट की जाए, कितनी बनी? 120 रह गई। गेटिंग, मैं आगे बढ़ू, 146 में से 26 घटे तो 120 रहेगा बनने योग्य प्रकृतियां। उदय में आने योग्य प्रकृतियां कितनी? 148, 122। क्यों? सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति बंधती तो नहीं, लेकिन उदय में आती है, और वो भी उन्हीं को जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, जिन्होंने कभी सम्यक तो किया है। आगे बढ़ते हैं। रूल्स कितने हो गई है? 2, 3। सत्ता में रहने लायक कर्म कितने? ज्यादा से ज्यादा। और ये नाना जीवों की तरफ से किया गया कथन है, कोई एक जीव की तरफ से किया गया कथन नहीं है। कितनी? अरे भाई, जो जो उदय में आ रहे वो सत्ता के बिना थोड़ी आ रहे, तो सत्ता में रहने लायक कितनी? 148 को 122 को, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें और एक बात समझना, कितने रूल्स हो गए? 3, और एक चौथा रूल्स में डाल दो। वैसे मैंने अभी अभी ये कहा, सप्तम में रहे बिना उदय में कहां से आएगा? वही उदय में आते जो सप्तम में रहते, लेकिन एक्सेप्शनल कैसे विचारना चाहिए। अनंतानुबंधी की विषय योजना जब होती है तो सप्तम में से पूरी खत्म होती है, लेकिन जब संयोजित हो जाती है तो उदय में तो आ जाती है। बिना सत्ता के उदय में आने की प्रक्रिया केवल अनंतानुबंधी जानता है, तो एक्सेप्शनल कैसे? जब संयोजित होती है तब की बात है। समझ में आया? लेकिन बाकी की प्रकृतियों का ऐसा नहीं हुआ करता। शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए टेबल की ओर। अपने कुल मिलाकर कितने स्पेसिस फिलअप करने हैं अपने को? कितने स्पेसिस फिलअप करने पूरे टेबल में? 42 14 3 42 स्पेसिस पूरे करने हैं, और अपन स्पेस पूरे करेंगे फिर कंफर्म करेंगे गोपाल दत्त जी से। आइए पहले कॉलम में आइए। पहले कॉलम में देखिए बंधने योग्य प्रकृति कितनी? तो आप लिखिए 120 बनने योग्य, 120 माइनस कितनी कितनी प्रकृतियां नहीं बन सकती पहले गुणस्थान में? तो देखिए, ये तो कोई भी जानता है कि तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक प्रकृति ये केवल मोक्ष मार्ग में ही बंधती है। जानते ही होंगे आप, तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक बंधना चालू होती है, और 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक बंधती रहती है। एनीवे, ये बात तो तय हुई कि चौथे से 8वें तक को उसके बंधने का पीरियड है। और आहारक द्विक ये तो साधकों में भी मुनियों की ही होती है।
सातवें गुण स्थान से बनना चालू होती है और आठवें गुण स्थान के छठवें भाग तक बनती रहती है आहरक द्विक प्रकृति। आहरक द्विक मतलब समझ में आया? ये टर्म्स अभी आएंगे। आहरक द्विक कहूंगा तो आहरक शरीर और आहरक अंगोपांग समझना, क्योंकि जानते होंगे 148 प्रकृतियों में नामकर्म की जो 93 प्रकृतियां है उसमें 3 प्रकृतियां अंगोपांग की कही गई है। कौन कौन सी? औदरिक, आहारक और वैक्रिक। तो अकॉर्डिंगली मतलब कहना चाहिए जो शरीर होगा वही अंगोपांग होगा। इनका निमित्त निमित्त अविनाभावी संबंध होता है। औदरिक शरीर होगा तो औदरिक अंगोपांग होगा, वैक्रिक शरीर होगा तो वैक्रिक अंगोपांग होगा, एंड सो ऑन। अभी मैंने ये कहा कि 3 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में नहीं बनती क्योंकि रिजर्व कोटा है ओनली फॉर वीआईपीज। अरे गहरे नत्थु खैरों को वो काम नहीं है, इसलिए टोडरमल जी को 44वें पेज पर एक बात लिखनी पड़ी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रकरण चल रहा था नाम कर्मोदय, नाम कर्म के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। तो वहां पर कह रहे थे जो 93 कर्म है अलग अलग, अथवा 42 कर्म है। नाम कर्म के 42 भी है ना संक्षिप्त पद्धति से, इन्होंने 42 की पद्धति अपनाई। तो जो ये कर्म है अलग अलग, उनके निमित्त जीव की क्या क्या हालत हो रही है, ऐसा काफी सारा वर्णन किया उन्होंने, एक एक कर्म में बता रहे थे। अंत में क्या लिखते हैं ये प्रकरण में देखो, कहते हैं ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयं नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है, तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। तीर्थंकर आदि मीन्स आहरक द्विक भी नहीं है यहाँ पर। मोक्ष मार्ग में होते तो उसको बंद ही नहीं हो सकता। न वो टेबल ऐसे बनेगा 120 - 3 के वहां ब्रैकेट में लिखना है तीर्थंकर कॉमा आहरक द्विक, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे इज इक्वल टू 117। अब 117 को एनसर्कल करेंगे ताकि हमको 42 फिगर्स डिस्टिंक्टली तुरंत दिखे। गेटिंग? 117 प्रकृति, और ये नाना जीव की तरफ से कथन है। भैया 117 में तो 4 आयु है, तो चारों आयु थोड़ी ना बनती है एक आदमी को। एक उदाहरण दे रहा हूं, तो 117 तो किसी को नहीं बनने हैं, लेकिन बनने योग्य हम बात कर रहे हैं 117 है नाना जीवों की तरफ से। एक जीव की कितनी बंदेगी वो देखना पड़ेगा, जीव कौन सा है, क्या है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तीर्थंकर और आहरक द्विक के बारे में बोले, ये मोक्ष मार्ग में ही बनती है, ज्ञानियों को ही बनती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं। उदय में आने योग्य प्रकृतियों की बात करते हैं, और वहां पर लिखना उदय में आने योग्य कुल कितनी कही थी? 122। 122 माइनस पहले गुणस्थान में कुछ प्रकृति उदय में नहीं आती। 122 माइनस लिखेंगे 5, 122 माइनस 5, फिर 5 में ब्रैकेट करेंगे और 5 प्रकृतियां कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक तो फिर वही समझना चाहिए कि तीर्थंकर तो उदय में रहती नहीं है यहाँ पर, न आहरक द्विक रहती है, और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति भी यहाँ नहीं रहती है। सम्यक मिथ्यात्व कहाँ उदय में रहती है? तीसरे गुण स्थान में। शाबाश। सम्यक प्रकृति कहाँ उदय में रहती है? चौथे से लेकर 7वें तक क्षाक्षणिक सम्यक द्विक है सम्यक प्रकृति। गेटिंग? सम्यक प्रकृति का उदय क्षाक्षणिक सम्यक्त्व को, सम्यक मिथ्यात्व को उदय मिश्र गुण स्थान को। पहले गुण स्थान में तो इनका उदय नहीं होगा। अभी आगे बढ़ता हूं थोड़ा समय। तो ऐसे कितनी प्रकृति हो गई इसकी भी? 117, और इत्तेफाक से दोनों की फिगर 117 है, और योग से वे ही 117 प्रकृतियां हैं दोनों जगह, बनने योग्य भी और उदय में आने योग्य भी। अभी बात करते हैं सत्ता में रहने लायक की बात करते हैं हम। अब विचारनी ये है, सत्ता में रहने लायक प्रकृतियां इसके 148 पूरी है सत्ता में रहने लायक। समझ में आए क्या कहा है ना? और ये पूरी किसकी होगी सत्ता में रहने लायक? ऑफ कोर्स साधी मिथ्या दृष्टि के।
नहीं समझ में आ रहा। अरे अनादि मिथ्या दृष्टि के सत्ता में सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति आदि आदि, ये अनादि मिथ्या दृष्टि के कैसे रह सकेगी? गेटिंग सॉरी, सादी मिथ्या दृष्टि की ये कैसे रह सकेगी सत्ता में? अनादि मिथ्या दृष्टि के सॉरी 138 प्रकृति जो अपन सप्तमी की बात कर रहे हैं वो सादी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो ये दो प्रकृतियां सप्तमी सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति आदि अपन तो उदाहरण दे रहे, संभव ही नहीं है उनके। आगे बढ़ना है मुझे। खैर अपन वैसे अनादि सादी ऐसा भेद भी नहीं करना चाहते हैं, अपन तो कॉमन चर्चा कर लेते हैं। 148 नाना जीवों की तरफ से वैसे ही देख रहे हैं अपन। 148 प्रकृतियां सत्ता में इसके रह सकती है पहले गुण स्थान में। विचारनीय बात क्या हुई जानते हो? मतलब तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक प्रकृतियां, ये दोनों प्रकृति यह सत्ता में रह सकती है ना? सरप्राइजिंग। जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, जो थोड़े टाइम में तीर्थंकर होने वाले 3 लोक का नाथ समूह शरण जिसका चढ़ेगा वो आप भी पहले गुण स्थान में। मैं ये नहीं कह रहा तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद वो जाएगा, ये कह रहा बांधी है जिसने और बांध कर गिरा है। ऐसा है उदाहरण को देखने में। कृष्ण जीव, कृष्ण तीर्थंकर प्रकृति बांधी आहार दान के काल में, और तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद अभी उनको तीसरे पृथ्वी में जाना है, और सम्यक तो लेकर केवल पहली पृथ्वी में जा सकता है, और वो भी क्षयक्षमिक सम्यक तो लेकर तो जा ही नहीं सकता नरक में। ये तो ये पहला रूल है, क्षयक्षमिक सम्यक तो लेकर नरक में जाता नहीं, और क्षयिक सम्यक तो लेकर ही नरक में जाता है, तो वो भी पहली पृथ्वी में जाता है। आगे बढ़ना है। अभी कृष्ण को जब तीसरी पृथ्वी में जाना है तो मिथ्यात्व अवस्था में मरना जरूरी था। मिथ्यात्व अवस्था में मरण के काल में मिथ्यात्व में आ गए। अब जब मिथ्यात्व में पहले गुण स्थान में आ गए तो उनकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति पड़ी है। समझ में आया? पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति को उदय नहीं, लेकिन सत्ता रह सकती है। मिथ्यात्व की सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति हो सकती है। अभी असंख्यात नारकी है जिनकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। पहला अपना कॉलम पूरा कर चुके, और उसी प्रकार समझना जिन्होंने आहारक रिद्धि बांधी है, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग साहब रिद्धियों का प्रयोग किया है कभी, वे मुनिराज भी फिसल कर पहले गुण स्थान में आए हैं, उनकी सत्ता में पड़ी है। ऐसा भी हो सकता है। आश्चर्य नहीं लग रही है? आश्चर्य लग रही है भी, लेकिन ऐसा होता है, पहले गुण स्थान में आ सकते तो। और तीर्थंकर का तो ऐसा कहा मैंने, वो एक पर्टिकुलर अंतर मुहूर्त की बात है। आहार का भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। एनीवे मैं आगे बढ़ता हूं। इन तीनों की बात की अपन पुष्टि पहले कर लेते, फिर प्रकरण की तरफ अपन बढ़ लेंगे। देखिए पेज 101 की मैंने बात कही थी, 488 क्वेश्चन। अब आपको ये करना है, जो टेबल आपका बन रहा है, जैसे बनने योग्य प्रकृति लिखे ना गुणस्थान 1, वहां पर आपको लिखना चाहिए उस टेबल में ही जो 117 करके एनसर्कल किया है, वहां पर आपको लिखना चाहिए क्वेश्चन 488, और ऊपर लिखना चाहिए रेफरेंस जैन सिद्धांत प्रवेशिका। आगे बढ़ना है। मैं पेज नंबर 100 बोलना चाहिए मुझे, मैं 101 बोल रहा था, सॉरी 100। 488 क्वेश्चन देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, पढ़ोगे? विवक्षा से कर्म की 148 प्रकृतियों में से स्पर्श आदि 20। वैसे ये जो 2 पैराग्राफ्स है ना पहले, वो तो इंट्रोडक्टरी है, बहुत काम के नहीं है, क्योंकि मैंने रूल्स में गिना ही दिया है। बेटर होगा डायरेक्ट 3rd पैराग्राफ पढ़ लीजिए 101 पेज का।
मिथ्यात्व गुणस्थान में शाबाश। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन तीन प्रकृतियों का बंध नहीं होता, बराबर। क्योंकि इन तीनों प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टियों को ही होता है। इसलिए इस मिथ्यात्व गुणस्थान में 120 में से 3 घटाने पर 117 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। शाबाश। ये 488वां प्रश्न हुआ। अभी हमको उदय में आने योग्य प्रकृति जो 117 को एनसर्कल किया है फिर से अपन ने। अब उसके लिए लिखना है क्वेश्चन 489, उसकी पुष्टि हम कर लेते हैं सदाशिवदास जी से। मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? रीड नाउ। मिथ्यात्व गुणस्थान में सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति, इन 5 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। इसलिए 122 में से 5 घटाने पर 117 प्रकृतियों का उदय हो सकता है। लगे हाथ सत्ता में रहने योग्य प्रकृति 148 कही है, उसको एनसर्कल करना है और वहीं पर लिखना है क्वेश्चन 490। मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्ता रह सकता है? मिथ्यात्व गुणस्थान में 148 प्रकृतियों का सत्व रह सकता है। चलो थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा प्रकरण क्या चल रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, अभी इसी तर्ज पर 14 गुणस्थान जब हम पार करेंगे मजा आ जाएगा और पूरा विषय मथेगा। बस इसी के लिए मैंने 2 पीरियड मांगे हैं। दूसरे गुणस्थान की बात करते हैं, सासादन। अभी कहने की आवश्यकता नहीं, बंधने योग्य प्रकृतियां ऊपर कितनी कही थी? 117। तो वो फिगर अभी ये ट्रेंड सभी बॉक्सेस में रखना है, बचे हुए 39 बॉक्सेस में ऊपर की फिगर पहले लिख लेना। लगभग अपना ऐसा करेंगे, इक्की दुक्की की मैं अभी नहीं कह रहा हूं। तो 117 ये पहले लिख लीजिए और फिर माइनस 16 प्रकृतियां करनी है। जो 16 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में बंधती थी, जो 16 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में बंधती थी वो दूसरे गुणस्थान में नहीं बन सकती। गेटिंग? आगे बढ़ू मैं। मिथ्यात्व के उदय को लेकर 16 प्रकृतियां बन रही थी, इसलिए जो दूसरे गुणस्थान में है जीव, उसको 16 प्रकृतियां नहीं बनती, वे 16 नहीं बनती जो पहले में ही बनती थी। गेटिंग? इसलिए लिखना है यहां पर 117 माइनस 16 और ब्रैकेट में वे सभी 16 प्रकृतियों के नाम गिनाता हूं मैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर अपन आगे की बात देखेंगे। वे 16 प्रकृतियां कौन कौन सी है जो पहले गुणस्थान में बनती थी और दूसरे गुणस्थान में नहीं बन रही है? वो मिथ्यात्व के उदय को लेकर, और ये एकदम घात की प्रकृतियां है जो केवल मिथ्यात्व को ही बनती है। मतलब बहुत सबसे बड़े अपराध की सजा है ये। 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व 1, नपुंसक वेद 2। मिथ्यात्व भी एक बहुत बड़ी भट्टी है, खाई है, रत्न के पहाड़ से गिरने की बात है। और नपुंसक वेद तो हवा की भट्टी है ही। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं, नपुंसक वेद आगे बढ़ते हैं। फिर नरक 3 नरक संबंधी कौन कौन सी? नरक गति, नरक गत्यनुपूर्वी एंड नरक आयु। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं आगे। फिर आगे हुंडक संस्थान, एक हिंट समझना चाहिए अभी। पहले गुणस्थान में एकदम हीन संगनर और हीन संस्थान बनता है। सॉरी, मुझे ये नहीं कहना पहले गुणस्थान में यही बनता है, क्योंकि पहले गुणस्थान में 6 संगनन और 6 संस्थान बन सकते हैं, व्याप्ति एक तरफी है। दरअसल मुझे ये कहना चाहता था, हुंडक संस्थान ये केवल पहले गुणस्थान में ही बनता है और असंप्राप्ता सर्पाटिका संगनन भी केवल पहले गुणस्थान में ही बनता है। मतलब दूसरे गुणस्थान के आगे ये हीन संगनन संस्थान नहीं बनते। इसलिए 16 में अंतर्भाव हुंडक संस्थान पर असंप्राप्ता सर्पाटिका संगनन का किया जाए। आगे बढ़ना है मुझे, आगे बढ़ता हूं मैं। फिर पहले गुणस्थान में ही 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जातियां बन सकती है।
दूसरे अधिगुण स्थान में भी ये विकलत्रय और एकेंद्रियपना नहीं बनता। गेटिंग ध्यान रखना। चलो मैं आगे बोल रहा हूं, पहले फिर बात करते हैं। फिर स्थावर, फिर आतप, फिर सूक्ष्म, फिर अपर्याप्त एंड फिर साधारण। ऐसी 16 प्रकृतियां केवल बोलो पहले गुण स्थान में ही बनती है, जो दूसरे में नहीं बन रही है। विचारने बात यह हो गई, थोड़ी हिंट देता हूं। एकदम घात की प्रकृति है ना, जैसे स्थावर है, आतप है, सूक्ष्म है, अपर्याप्त, साधारण। अभी इसकी विलोम जो है त्रस, बादर, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, ये मजबूत प्रशस्त प्रकृति, ये अप्रशस्त प्रकृति है सभी। गेटिंग, ये प्रकृतियां केवल इसी गुण स्थान में बांधता है। ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है 101, एनसर्कल करना है इसको। आइए एक बार इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। पढ़ना है क्वेश्चन 495। अब क्वेश्चन 495 एट रैंडम है ये क्वेश्चंस। अपन एक एक क्वेश्चन नहीं देख रहे, अपन एक विशिष्ट प्रकरण देख रहे हैं। हाँ बोलो। साधन गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है? हाँ बोलो। मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन 117 प्रकृतियों का बंध हो सकता है, उनमें से मिथ्यात्व गुणस्थान में जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है, ऐसी 16 विच्छिन्न प्रकृतियों को घटाने पर 101 प्रकृतियों का बंध साधन गुणस्थान में हो सकता है। वे 16 प्रकृतियां हैं: मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरक वायु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, हुंडक संस्था, असंप्राप्ता, स्त्रुपाटिका संहनन, एकेंद्रिय जाति, विकलत्रय की 3 जातियां, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। अभी एक बात और थोड़ा समझना, एक नई बात कह दे तो पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये वही बात आ गई, कंफर्म हो गई, यहां से फिगर अपनी 101 की आ गई। यहाँ पर विच्छुत्ति की बात आई। एक विच्छुत्ति एक विशिष्ट टर्म है जिसकी मैं बात करता हूँ। किसे कहते हैं विच्छुत्ति? 3 प्रकार की विच्छुत्ति होती है: बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति और सत्ता की विच्छुत्ति। जैसे बंध विच्छुत्ति की बात करनी है तो कह रहे पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। तो समझना ये चाहिए, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियां बंधती है, वैसे विच्छुत्ति का अर्थ तो उच्छेद होता है। तो यहां पर ऐसा ही समझना, उच्छेद बंध का मतलब कोई ये समझे पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियां नहीं बनती है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए आपको। तो जब पहले गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है कह रहे हैं, तो पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियां नहीं बनती है कहना चाहिए। अरे भले आदमी पहले गुण स्थान में तो सब बंधेगा ही बंधेगा। तो बंध विच्छुत्ति का अर्थ ही ये लेना है, पूरे गुण स्थान में, मतलब पूरा गुणस्थान कवर करना, मतलब गुणस्थान के अंतिम पॉइंट तक की बात है। मतलब पहले गुणस्थान के अंतिम पॉइंट में दूसरे गुणस्थान का पहली पर्याय में 16 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। उसको विच्छुत्ति, विच्छेद का अर्थ में यदि लेते हैं तो अगला गुणस्थान में लागू समझना, इसका टोन ही ऐसा है। और यहां पर तो ये कहा पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, मतलब 16 प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में होता है। 16 प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में होता है, मतलब अरे बाबा, मिथ्यात्व के उदय को लेकर 16 प्रकृतियों का बंध केवल पहले होता है, ये कह रहे। वैसे तो अपने 117 गिनाई हुई है। गेटिंग क्या कहा मैंने? जैसे किसी ने कहा पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति है, बताओ। दूसरे गुणस्थान में कितने प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है, बताओ। दूसरे गुणस्थान में कितने प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है? पहले गुणस्थान में कितने प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कही? 16। पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कही, राइट। दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की? अच्छा, उसको तो अभी देखना है अपने को। यदि पहले गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति कितने प्रकृतियों की होती है यदि हम देखें, तो हम क्या कहेंगे?
फिर से, अच्छा ये दूसरा कॉलम भी नहीं हुआ अपना, दूसरा कॉलम की तरफ बढ़ लेते पहले, कमिंग टुवर्ड्स। देखिए फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। अभी तो इतना ही समझना चाहिए, जैसे दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुक्ति होती है पूछे, तो समझना है दूसरे गुण स्थान में कितने कर्म का उदय है ये पूछ रहे हैं। अथवा यदि विच्छित्ति का तो उच्छेद के अर्थ में देखा जाए तो ये पूछ रहे हैं दूसरे गुणस्थान के अंत में, मतलब तीसरे गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का उदय है, ये उदय टूट गया है ये पूछ रहे हैं। समझ में आया? तीसरे गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का उदय खत्म हो गया है, माइनस हो गया है, वो बात कर रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। अभी आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए हाँ, उदय में आने योग्य प्रकृतियां कॉलम को, इसमें ऊपर का फिगर तो वैसे को वैसे लिखो 117 माइनस 6 लिखो यहां पर, और फिर ब्रैकेट में लिखना है कौन कौन सी 6 प्रकृतियां जिनका उदय दूसरे गुण स्थान में संभव नहीं, जिनका उदय केवल पहले गुण स्थान में होता है। वो कौन कौन सी प्रकृतियां 6? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। कितनी हो गई? 5, राइट। और एक विशेष बात, दूसरे गुण स्थान में इन 5 का उदय तो नहीं होगा। और एक विशेष बात के लिए अपन थोड़ा रुके जाते हैं। यहाँ पर क्या अर्थ क्या समझना मालूम, जैसे दूसरे गुण स्थान में इन 5 प्रवृत्तियों को उदय नहीं होता, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यह लिखा है कि आतप का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं होता। इसका सीधा अर्थ ये है, इजी मीनिंग, कि दूसरे गुण स्थान वर्ती जीव कभी भी आतप वाला नहीं हुआ करता। जिसको आतप का उदय है उसको दूसरे गुण स्थान नहीं हो सकता, मतलब पहले गुण स्थान वर्ती ही होते हैं आतप वाले। गेटिंग? आतप जानते हो क्या है? आतप नाम कर्म का उदय केवल और केवल, जैसे उदाहरण दे सकते हो, जिसकी मूल उष्ण हो, जिसका मूल शीतल हो और आभा उष्ण हो, उसे आतप कहते हैं। जैसे सूर्य, वेरी गुड। और सूर्य मतलब वो क्या है जो दिख रहे हो? पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी कायिक में भी बादल है, बादल। इसीलिए आतप का उदय केवल और केवल, बोलो, केवल और केवल पृथ्वी कायिक को ही आएगा, वो भी बादल वाले। और पृथ्वी कायिक को आएगा, और वो भी कौन सा गुण स्थान वर्ती है? वो पहले गुण स्थान में ही होगा, आगे नहीं बढ़ेगा वो कभी भी। पृथ्वी कायिक वो विशिष्ट बादल की जो बात कर रहे हैं, मतलब विशिष्ट मतलब आतप की बात कर रहे हैं। वैसे पृथ्वी कायिक दूसरे गुण स्थान में नहीं होगा ये नहीं बोला मैंने, अभी मैं इतना ही बोल रहा हूं कि वो आतप दूसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता कभी भी, वो विशिष्ट वो जीव। आगे बढ़ रहे हैं अभी उसी प्रकार समझना चाहिए, सूक्ष्म जीव कभी भी 2 इंद्रिय दूसरे गुण स्थान वर्ती नहीं हो सकता, और सूक्ष्म ये भेद केवल 1 इंद्रियों में ही पाया जाता है। तुम गौर कर रहे हो गया, तब ये भेद भी 1 इंद्रिय में पाया जाता है, सूक्ष्म ये भेद भी 1 इंद्रिय में पाया जाता है। अपर्याप्त के ये भेद जरूर 5 इंद्रियों में पाया जा सकता है, लब्ध पर्याप्त, और साधारण ये भेद भी 1 इंद्रिय में ही पाए जाते हैं, लगभग 1 इंद्रिय के कहे हैं। लेकिन इससे ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि एक इंद्रिय दूसरे गुण स्थान में नहीं जाता, या फिर 1 इंद्रिय की बात लिखते हैं ना यहाँ पर जाति की, ऐसा नहीं लिखा इन्होंने। इन 6 प्रकृति, इन 5 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं होता, मतलब दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व वाले, आतप वाले, सूक्ष्म वाले, अपर्याप्त वाले, साधारण वाले नहीं जाते। 6ठी प्रकृति लिख रहे हैं नरगत्यम पूर्वी। कौन सी? अब एक रूल सा समझ लेना, नरगत्यम पूर्वी का। जो जीव दूसरे गुण स्थान में मरते हैं, दूसरे गुण स्थान में मरते हैं, वे मर के नरक में नहीं जाते कभी भी।
तो जिन जीवों को नरक में जाना है वे कदापि दूसरे गुण स्थान में नहीं मरते, ऐसे दोनों तरफ से व्याप्ति है। क्योंकि यदि दूसरे गुण स्थान में मरे तो जहां जन्म ना है नरक में, उनकी निर्वृत्ति पर्यंतक में भी वही गुण स्थान रहते जिसमें मरे हैं। समझ में आया कुछ क्या कहा? तो निवृत्ति पर्यंतक में भी वही दशा रहेगी उनकी, और निवृत्ति पर्यंतक में, नारकी के निवृत्ति पर्यंतक में कभी भी, बोलो, नारकी के निवृत्ति पर्यंतक दशा में कभी भी, बोलो, दूसरा गुण स्थान नहीं होता। और एक विशेष बात, दूसरा गुण स्थान बाकी की निवृत्ति पर्यंतक दशा में होता है, देव की में हो सकता है, तिरेंच में हो सकता है, मनुष्य में, नारकी में नहीं होने का नियम है। आगे बढ़ू मैं तो ये भी एक विशेषता हो गई, इसको रूल्स में भी डाल सकते हैं। अब ये कितने हो गए इस प्रकार? 117 - 6 कितने हो गए? 111 को एनसर्कल किया जाए। आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपने पढ़ लिया 416 विच्छुत्ति किसे कहते हैं, ये पढ़ लिया आपने। विच्छुत्ति समझ में आ रही ना अभी? हाँ देखो, हम पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया। देखो 4196 पढ़ते। विच्छुत्ति का अर्थ संबंध विच्छेद है। जिस गुणस्थान में जिन कर्म प्रकृतियों के बंध उदय अथवा सत्व की विच्छुत्ति कही जाती है, उस गुणस्थान तक ही उन प्रकृतियों का बंध उदय अथवा सत्व पाया जाता है। ठीक है, जैसे दूसरे गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति कही, तो दूसरे गुणस्थान तक ही इसका उदय पाया जाता है। मतलब तीसरे गुणस्थान में इनका उदय नहीं पाया जाता, विच्छुत्ति हो जाते। ओके, तो वो विच्छुत्ति करते विच्छेद करते हैं, उदय का विच्छेद। जैसे दूसरे गुणस्थान में 111 प्रकृतियों को उदय विच्छुत्ति हुई, तो क्या अर्थ करेंगे? तीसरे गुणस्थान में इनके 111 को उदय नहीं होगा, ये दूसरे गुणस्थान के अंत तक ही होगा। समझ में आया? फिर तीसरे गुणस्थान में कुछ डिडक्ट होगा जिसकी अपन बात करते रहेंगे बाद में। ये विच्छुत्ति का अर्थ है। गेटिंग? अच्छा है ना? देखो फिर से देखिए विच्छुत्ति का अर्थ हम देखते हैं। देखो क्या लिखा है इन्होंने, विच्छुत्ति का अर्थ संबंध विच्छेद है। जिस गुणस्थान में जिन कर्म प्रकृतियों के बंध उदय और सत्व की विच्छुत्ति कही जाती है, उस गुणस्थान तक, मतलब उस गुणस्थान के अंतिम पॉइंट तक समझना। जैसे दूसरे गुणस्थान तक उदय विच्छुत्ति, जैसे दूसरे गुणस्थान में जितनी उदय विच्छुत्ति कहेंगे तो समझ लेना चाहिए दूसरे गुणस्थान के अंतिम पॉइंट तक, कि वो पॉइंट की बात कर रहे हैं, कि फिर उनका उदय विच्छुत्ति रहेगी ऐसी, अथवा सत्व पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन 417 पेज पर, सॉरी 417 प्रश्न तो हो गए ना? हाँ 417 प्रश्न पढ़िए। हाँ पढ़िए। 497, सॉरी, हाँ 497 प्रश्न। सासागन गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? राइट। मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन 117 प्रकृतियों का उदय कहा है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म और पर्याप्त और साधारण, इन पांचों के घटाने पर 112 बचती है। परंतु नरक गत्यानुपूर्वी का भी सासाधन गुणस्थान में उदय नहीं होता, इसलिए सासाधन गुणस्थान में 111 प्रकृतियों का उदय हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया ना? अब अंतिम एक छोटा पॉइंट हमारा बचा है। सत्ता में रहने योग्य प्रकृतियों की हम बात करते हैं। 148 प्रकृतियां कुल हमने सत्ता में रहने लायक पहले गुणस्थान में कही थी, लेकिन दूसरे गुणस्थान में तीर्थंकर और आहारक द्विक सत्ता में नहीं रहती। इससे फलित हुई बात बोलो, जिसको आहारक और तीर्थंकर सत्ता में पड़ी है, मतलब जिसने कभी बांधी है उसी के सत्ता में होगी। जिसने कभी बांधी है वो पहले गुणस्थान में तो जा सकेगा, लेकिन दूसरे गुणस्थान में होकर कभी नहीं जाएगा पहले में। इसका तात्पर्य क्या हुआ? वे उपशम सम्यक्त्व में कभी भी उनका पतन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वैसे उपशम सम्यक्त्व के काल में जब अनंत अनुबंधी का उदय आए तभी तो दूसरे गुणस्थान में जाता है जी। तो तीर्थंकर, जिन तीर्थंकर प्रकृति अथवा
आहारक द्विक प्रकृतियां जिनके सत्ता में पड़ी है, उनके उपशम सम्यक्त्व के काल में कभी भी अनंत अनुबंधी को देने आएगा, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो दूसरे गुण स्थान में उनको जाना पड़ेगा, और दूसरे गुण स्थान में गए तो फिर दूसरे गुण स्थान में सत्ता सिद्ध हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता कभी, एक सहज के योग है, पहले गुण स्थान में तो जा सकते हैं लेकिन दूसरे पूर्वक नहीं जाएंगे, दूसरे में इनकी सत्ता नहीं पाई जाती। इस प्रकार आज हमने 2 कॉलम पूरे करे हैं, बस थोड़ा टाइम जरूर लगा है बनाने में, तो प्रयास करेंगे आगामी 1 या 2 पीरियड्स में इसको हम पूरा करें, इस पूरे चैप्टर को। ओम नमः।